हाँ, तो दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओरका कैंप पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम जो प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं, बिल्कुल भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर हम लेकर आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस श्रृंखला में शामिल किए गए हैं और इन प्रश्नों को अगर आप अच्छी तरह से देख लेते हैं, तो हो सकता है आपको आने वाले जो प्रतियोगी परीक्षा है, उन्हें बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पर देखिए आप, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आ रहा है, वो आ रहा है बिल्कुल, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। तो बिल्कुल से भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है बिल्कुल 5 वर्ष, यहाँ पर आपका आंसर से हो गया बी। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास जो आया हुआ है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, उस निर्वाचन प्रणाली में कौन-कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन-कौन शामिल होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है। लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, वो निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। बी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है। सभी राज्यों की जो विधानसभाएँ हैं, उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं, बिल्कुल राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। सी ऑप्शन आपके पास दे रखा है, दिल्ली तथा पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित, बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसका जो उत्तर जा रहा है बिल्कुल उपरोक्त सभी जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है, राष्ट्रपति का मासिक वेतन होता है कि राष्ट्रपति जो है उनको मासिक वेतन कितना होता है? राष्ट्रपति का मासिक वेतन दोस्तों 5 लाख रुपए पर मंथ होता है। इसका जो उत्तर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, तीनों सेनाओं का तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है कि तीनों जो सेना है, जैसे थल सेना है, वायु सेना है, जल सेना है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है हमारे देश का, भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन, निर्विरोध चुने गए एकमात्र राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे? निर्विरोध चुने गए एकमात्र राष्ट्रपति हमारे पास, हमारे जो भारत के थे, वो बिल्कुल नीलमा संजीव रेड्डी, जो बिल्कुल निर्विरोध चुने गए थे, बिल्कुल सर्वसम्मति से चुने गए राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, छठा क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति किस आयोग का गठन करता है? भारत का राष्ट्रपति किस आयोग का गठन करता है? बिल्कुल, भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। भारत का राष्ट्रपति किस आयोग का गठन करता है? वित्त आयोग का गठन करता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर हो जाएगा बी, जो आप दे रहे हो वित्त आयोग। वित्त आयोग यहाँ पर हो जाएगा वित्त आयोग। तो भारत का राष्ट्रपति किस आयोग का गठन करेगा? वित्त आयोग का गठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, कौन भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि कौन से यहाँ पर ऑप्शन में से कौन-सा व्यक्ति है जो भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी थे? तो यहाँ पर आपके पास उत्तर जाएगा मोहम्मद हिदायतुल्लाह, बी ऑप्शन यहाँ पर जाएगा। ये बिल्कुल भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी थे। और अगर प्रश्न आपके पास ये आता कि कौन-सा राष्ट्रपति जो है, वो अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पाए और अर्थात उनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, बिल्कुल ज़ाकिर हुसैन जो थे, भारत के राष्ट्रपति जो पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए, राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जो लगभग जिन्होंने राजनीति के बारे में पढ़ा है, तो बिल्कुल एकदम बेसिक अगर पढ़ा है तो भी उस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हो कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करता है। वो कला, साहित्य, विज्ञान किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 12। तो भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास वो दे रखा है, इनमें से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं करता? आपको ये बताना है कि किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं करता। बिल्कुल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इनकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है? इसके बाद देखिए बी ऑप्शन आपके पास दे रखा है, महान्यायवादी तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, बिल्कुल इनकी नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति करता है। सी दे रखा है, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष, ये वाला गलत है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ पर आपके पास जो उत्तर हो जाएगा आपका सी, लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 10वां प्रश्न, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है?
तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है हमारे भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। तो हमारे पास इसका उत्तर हो जाएगा बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? बिल्कुल बहुत सा जबरदस्त प्रश्न है। देखिए, संविधान के आर्टिकल 356 के अंदर, 356 के अंदर राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है, और आर्टिकल 352 के अंदर आपके नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात का प्रावधान है। तो यहाँ पर आपके पास उत्तर हो जाएगा इसका 356 जो आर्टिकल है, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास आ रहा है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? बहुत शानदार प्रश्न है। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? इसका उत्तर होगा ज्ञानी जेल सिंह। जो राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह जी थे, जिन्होंने जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग किया था, पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। ये बिल्कुल गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका बी, ज्ञानी जेल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु महाभियोग का नहीं? कौन? देखिए, राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, तो राज्यों की विधानसभाओं के जो सदस्य हैं वो बिल्कुल राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। लेकिन जब महाअभियोग की बात आती है तो वहां पर सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही वहां पर शामिल है, वहां पर विधानसभाओं का कोई रोल नहीं है। तो यहाँ महाअभियोग में अगर इसका उत्तर आप देखते हो तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सी, कि राज्यों की विधानसभाओं और राज्य की विधानसभाओं का यहाँ पर इसमें कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, भारत के राष्ट्रपति के महाअभियोग की प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है? भारत के राष्ट्रपति के महाअभियोग की प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा बी। ये देखिए, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये बी एग्जाम्पल, यहाँ पर बी के अंदर लिखा है आपको अर्ध न्यायिक, है ना। ये जो अर्ध न्यायिक लिखा हुआ है ये बी ऑप्शन है, ये वाला। तो राष्ट्रपति जो है भारत का, उसकी जो प्रक्रिया है महाअभियोग की, एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। देखिए नेक्स्ट देखिए, आपके इसको एक्सप्लेन किया गया है। महाअभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक है, जिसका अर्थ है कि दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का विशेष बहुमत होना चाहिए, और इससे पहले अन्य पक्ष के द्वारा एक जांच भी स्थापित की जाती है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। नेक्स्ट जो आपके पास देखिए, एक विशेष इंपॉर्टेंट पॉइंट राष्ट्रपति के संबंध में, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक की शुरुआत के साथ शुरू होती है। मतलब भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। जो प्रक्रिया महाअभियोग, जो हमने हमारे संविधान में अमेरिका से लिया गया था, और महाअभियोग का प्रस्ताव सदन के या संसद के किसी भी सदन में पारित हो सकता है, लोकसभा में पारित हो सकता है, राज्यसभा में पारित हो सकता है ना। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग की पहल के लिए एकमात्र शर्त है संविधान का उल्लंघन, अर्थात भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, लेकिन उसकी शर्त एक है, अगर संविधान का उल्लंघन हो तब। भारत के किसी भी राष्ट्रपति ने अब तक महाभियोग का सामना नहीं किया। कोई भी भारत का राष्ट्रपति है जिसने अब तक महाअभियोग का सामना नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, भारत के राष्ट्रपति के तहत, राष्ट्रपति के पास किस अनुच्छेद के तहत क्षमा करने की शक्ति प्रदान है? तो देखिए, इसका उत्तर क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति के पास किस अनुच्छेद के तहत क्षमा करने की शक्ति है? तो आर्टिकल 72, अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के महाभियोग की पहल की जा सकती है, मतलब राष्ट्रपति को महाभियोग लगाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन में। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? संसद के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी भी सदन में राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा नीचे नोट के अंदर, संविधान के अनुच्छेद 61 में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान है ना। कौन सा आर्टिकल जो है वहां पर लिखा है कि भारत का राष्ट्रपति को महाभियोग पद से के द्वारा हटाया जा सकता है? आर्टिकल 61, महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? आपको गलत कथन जो है वो आपको छांटना है। यहाँ पर देखिए, पहला कथन क्या है?
भारत के संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन करता है। बिल्कुल सही है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन, महाअभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तीसरा, महाअभियोग प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्यता के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। लास्ट ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन, राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाया जा सकता है। बिल्कुल ये आपका गलत है, क्योंकि महाअभियोग की शर्त एक ही है, अगर संविधान का उल्लंघन हो, संविधान का अतिक्रमण हो, तभी महाअभियोग लगाया जा सकता है। सुरक्षा के उल्लंघन में महाअभियोग नहीं लगाया जा सकता। तो ये आपका एकमात्र गलत उत्तर हो गया, डी। भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु न्यूनतम कितने साल होने चाहिए? भारत का राष्ट्रपति का अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? 35 वर्ष आयु न्यूनतम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? कि राष्ट्रपति का जो पद का निर्वाचन प्रक्रिया है कौन सी है, तो वहां पर जो हमारे पास प्रक्रिया हो जाएगी समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। और इसी पद्धति के तहत एक न्यूनतम कोटा निर्धारित किया जाता है। मतलब उसके पास जो उम्मीदवार है उसको न्यूनतम कोटा पारित जो न्यूनतम कोटा निर्धारित कर रखा है, उस कोटे के अनुसार उनके पास मत होने चाहिए। देखिए यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वे अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? अब वो आपको पता भी है कि यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो सकता है कि वो राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र है वो किसे देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। इसका उत्तर बी हो जाएगा। और उपराष्ट्रपति की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं कि राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? बहुत जबरदस्त प्रश्न है। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो मंत्री है उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह, है ना। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह के ऊपर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, है ना। उसके बाद जो मंत्रिमंडल के जो मंत्री है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह के ऊपर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता? तो देखिए, जो धन विधेयक होता है वो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बाद ही सदन में, किसी भी सदन में पारित किया जाता है। इसलिए धन विधेयक एक इस प्रकार का जो कानून है जिसे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। इसका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यहाँ पर आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 जो है, अनुच्छेद 123, वो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? बिल्कुल, भारत के राष्ट्रपति के पास पूर्ण निषेध ये वाली पावर होती है, निलंबित निषेध ये वाली पावर भी होती है, ये भी वीटो शक्ति होती है। पूर्ण निषेधाधिकार का मतलब संपूर्णतः मना कर देना, है ना। अधिनियम को जो विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की सिग्नेचर के लिए जाते हैं, अगर राष्ट्रपति पूर्ण रूप से मना कर देता है उसे पूर्ण निषेधाधिकार कहते हैं। निलंबन का मतलब हो गया कि वो पुनर्विचार के लिए उस विधेयक को लौटा सकते हैं। पॉकेट वीटो का मतलब हो गया कि वो लंबे समय तक अपने पास ही रख सकते हैं। अब उसकी अवधि निर्धारित नहीं है कि कितने समय तक वो अपने पास रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि तीनों प्रकार की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, वीटो शक्ति होती है। मतलब इसका उत्तर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सभी प्रकार की शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती है वीटो की पावर की। तो इनमें सभी, इसका उत्तर हो जाएगा, इनमें जो भी लिखा है वो सारे के सारे आंसर हो जाएंगे डी इसका, इनमें से सभी। और प्रिंटिंग थोड़ा मिस्टेक है, इनमें सभी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो सर्वाधिक उचित अगर आप देखते हैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं हो सकती, क्योंकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है, वो सिर्फ़ 2 बार सिर्फ़ 2 बार राष्ट्रपति, कोई भी व्यक्ति सिर्फ़ 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो अगर यहाँ पर अगर सही उत्तर आप देखना चाहें, तुलना किससे की जा सकती है? बिल्कुल ब्रिटेन के सम्राट से की जा सकती है। ब्रिटेन का जो सम्राट है, बिल्कुल उससे की जा सकती है, क्योंकि ब्रिटेन के सम्राट और भारत का राष्ट्रपति बिल्कुल ये एक विशेष प्रकार के ने रबड़ स्टाम्प भी आप कह सकते हो, जिनके पास जो एक विशेष प्रकार का प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटेन के सम्राट। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो इसका उत्तर आपके पास हो जाएगा 50-50, सी वाला उत्तर। 50 सदस्य प्रस्तावक के रूप में और 50 सदस्य यहाँ पर अनुमोदक के रूप में होना चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 27 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। ये कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर अगर राष्ट्रपति के ऊपर जब महाभियोग लगाया जाता है, संकल्प पारित होने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति के पास सूचना राष्ट्रपति को होनी चाहिए। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देने के बाद इस संकल्प को सदन में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो, तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? देखिए, अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश अपने पद से, अगर राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश रिक्त हो गया, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है उपराष्ट्रपति। और अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों उपस्थित नहीं हैं, तो उस स्थिति में जो कार्यभार संभालता है, वो संभालता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पर इसका उत्तर होगा सी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद का कार्यभार ग्रहण करेगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? बिल्कुल लोकसभा अध्यक्ष को देता है, उत्तर सी होगा इसका। राष्ट्रपति जो है अपने त्याग पत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? ये बात हमने आपको पहले भी बताई थी। ये कौन सा राष्ट्रपति जो था भारत का, इसकी यहाँ पर जो पूर्व लिखा गया है, पूर्व हो गई थी। तो यहाँ पर देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे, इनकी मृत्यु पद पर रहते हो गई थी, अपना कार्यकाल पूर्ण किए बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? इनमें से किसकी नियुक्ति जो भारत का राष्ट्रपति करता है? देखिए, भारत का महान न्यायाधीश, बिल्कुल इसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, बिल्कुल इनकी नियुक्ति भी करता है। राज्यपाल की नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति करता है। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इन सभी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति ही करता है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? कौन सी स्थिति होगी जब अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? देखिए, जब राज्यसभा और लोकसभा जब दोनों सत्र में हो, तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की स्वीकृति नहीं, उसे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो भी कानून बनेगा, वो राज्यसभा लोकसभा में पारित होगा, उसके बाद राष्ट्रपति के साइन होंगे। तो अगर दोनों सत्र में हो, तो अध्यादेश जारी नहीं कर सकता राष्ट्रपति। लेकिन अगर केवल लोकसभा सत्र में हो या केवल राज्यसभा सत्र में हो, तो राष्ट्रपति अगर ज़रूरत पड़ी तो अध्यादेश जारी कर सकता है। जब दोनों सत्र में हो तो अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? किस स्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री के मौखिक परामर्श से ये नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श, बिल्कुल उत्तर सही है कि राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। कब करेगा? जब प्रधानमंत्री और जो मंत्रिमंडल है, इनका जब लिखित परामर्श हो तभी कर सकता है। ये कोई राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्ति नहीं है, बिल्कुल ये नहीं हो सकता। संसद द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव नहीं है। तो यहाँ पर ये जो लिखित परामर्श है, इसी परामर्श के दौरान राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो बिल्कुल 6 सप्ताह तक।
देखिए यहाँ पर उत्तर होगा 6 सप्ताह। 6 सप्ताह के अंदर 6 सप्ताह के अंदर जो अध्यादेश है उसे संसद के सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर वहाँ पर रखा जाना आवश्यक है, सदन में रखा जाना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन-सी वीटो शक्ति होती है? बिल्कुल पूर्ण निषेध होती है, निलंबन होती है, पॉकेट निषेध, उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। और देखिए अगर आपको हमारा जो प्रश्नोत्तर की श्रृंखला आपको अच्छी लगी तो ज़रूर हमारे चैनल को और गक्यम अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और देखने के लिए इतना समय देने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और इसी प्रकार हमारा जो चैनल है आप देखते रहिए और आपको अच्छी बहुत बढ़िया कार जो प्रश्नों की श्रृंखला है इसी प्रकार अलग-अलग विषय की मिलती रहेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।